अमृता विद्यालयम भुवनेश्वर, कक्षा 8, हिंदी, पुस्तक बसंत भाग 3, पाठ 2, लाख की चूड़ियां, लेखक कामतानाथ, अध्यापिका नुपुर श्रीवास्तव, भाग 2। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कामतानाथ जी ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन, उसकी विनम्रता को दर्शाया है और साथ ही साथ मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योगों की हानि पर भी प्रकाश डाला है, हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित किया है। और अंत में लेखक यह भी मानते हैं कि कांच की चूड़ियों के आने से बदलू के व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, परंतु फिर भी बदलू का व्यक्तित्व जो है वो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं है कि जो सरलता से टूट जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में हानि होने पर भी मशीनी युग आने के कारण जो बदलू के व्यवसाय पर जो हानि आई है, उसके जीवन निर्वाह में जो का साधन, जो एक ही साधन था, लाख की चूड़ियां बनाता था वो और उसको बेचता था, हानि आने पर भी बदलू के व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह उसका स्वभाव जैसा था वैसे का वैसा रहा है। तो चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पे कामतानाथ जी कह रहे हैं कि जब वो गांव जाते थे तो उनको वहां पूरे गांव में सबसे अच्छे जो हैं वो बदलू लगते थे। क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि वो उनको रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते थे। और जब वो उनके मतलब गांव जाने का जो सबसे बड़ा कारण था, जो उनकी सबसे बड़ी चाह थी, वो यही थी कि वहां जाने से उनको लाख की गोलियां मिलती थी। और जब उनकी छुट्टियां खत्म हो जाती थी और वो अपने घर वापस आते थे तो अपने साथ बहुत सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां लेकर के आते थे। और जब वो अपने स्कूल में या अपने दोस्तों को वो दिखाते थे तो वो गोलियां जो है वो आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। सभी उनके जो दोस्त थे वो उन गोलियों के प्रति आकर्षित हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम लोग भी कोई नई वस्तु या कोई नई चीज लेकर के स्कूल में या अपने दोस्तों के बीच जाते हो तो वो आपके सारे दोस्त जो हैं, जो सारे मित्र जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा जैसे होता है कि अगर हम लोग जब अपने नानी के घर जाते हैं या मामा के घर जाते हैं तो वहां पे जो मामा के जितने भी दोस्त होते हैं या होते हैं तो उनको भी हम मामा कहकर पुकारते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने मामा के गांव जाते थे तो कायदे से उनको बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहते थे। इसका कारण यह था कि गांव में जितने भी बच्चे थे वो बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, तो इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका बुलाने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। बदलू का जो घर था वो काफी ऊंचाई पर था। तुम लोग भी गांव गए होगे तो वहां देखा होगा कि कुछ घर बहुत ऊंचाई पर बने रहते हैं, कुछ नीचे में होते हैं। तो ठीक उसी तरह से बदलू का घर जो था वह काफी ऊंचाई पर था और उसके घर के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक आंगन था जिसमें एक बड़ा सा नीम का पेड़ लगा हुआ था, वृक्ष लगा हुआ था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। और उसके बगल में एक आग की भट्टी जलती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाता था और उसी के सामने एक लकड़ी की चौखट रखी रहती थी जिस पर लाख के
मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लेखक कह रहे हैं कि सामने जो लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी उस पर लाख के जब लाख पिघला लेते थे और वो मुलायम हो जाती थी तो उसे एक सलाख के समान एक पतला सा चूड़ी का आकार वो देते थे और उनके पास में 4-6 जो है वो विभिन्न विभिन्न आकार की बेलना नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। बच्चों मुंगेरियां बोलते हैं जिसमें लाख को पिघलाकर और उसको मुलायम करके फिर जो जिस भी साँचे में मतलब एक साँचा होता है जो आगे से नुकीला और पीछे से मोटा होता है, जिसमें वो मोटा होता है जिससे वो क्या करते थे लाख की चूड़ियों का आकार देते थे और उसके बाद से उन मुंगेरियों पर चूड़ियों को चढ़ाते थे, उनको चिकना करते थे, गोलाकार आकार देते थे और एक एक करके जब पूरे हाथ की चूड़ियां वो बना लेते थे उसके पश्चात ही वो उस पे रंग भरने का काम किया करते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक बोल रहे हैं कि बदलू जो है वो सारा कार्य जो है उसकी एक मचिया थी जिसे हम आज के जमाने में हम मोढ़ा बोल सकते हैं और वो बहुत पुरानी थी। उसी पर बैठकर वह अपना कार्य किया करता था। बगल में वो हुक्का रखा रहता था जिसे हम फोटो में भी पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हैं और वो क्या करता था अपना काम भी किया करता था और बीच बीच में हुक्का भी पीता रहता था। लेखक बोल रहे हैं कि लेखक जब भी गांव जाते थे तो उनका पूरा दोपहर जो है वो बदलू के पास बीतता था कि और बदलू काका जो है वो लेखक को लला कहकर पुकारते थे। और जैसे ही लेखक जो है उनके बदलू काका के घर पहुंचते थे, बदलू काका तुरंत उनके लिए एक मचिया मंगा देते थे और वो लेखक जो है वहां घंटों बैठकर बदलू किस प्रकार चूड़ियां बना रहे हैं उनको देखते रहते थे। वो लेखक कह रहे हैं कि बदलू लगभग रोज 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाते थे और पूरा जोड़ा जब वो बना लेते थे उसे मुंगेरियों पर यानी बेलन पर चढ़ाकर कुछ पल के लिए चुपचाप बैठकर उन बेलन को देखते रहते थे, जिस प्रकार उनको मतलब ऐसा लगता था कि वो बेलन पे उन्होंने चूड़ियां ना चढ़ाई हो बल्कि वो किसी नववधू यानी कि दूल्हा दुल्हन की वो नववधू यानी जो दुल्हन होती है उसकी कलाई पे जो लाख की चूड़ियां रहती हैं उस प्रकार उनको वो प्रतीत होती थी। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। बदलू एक मनिहार था। मनिहार बोलते हैं बच्चों जो चूड़ियां बनाते हैं और वह उसका एक पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब वह पेशा वह कार्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मतलब उसके पिताजी भी लाख की चूड़ियां बनाते थे, उनके भी जीवन निर्वाह का यही साधन था। फिर बदलू ने उसको आगे बढ़ाया, उसको बोलते हैं बच्चों पैतृक पेशा। तो इसी तरह से ऐसा कार्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो इसी प्रकार लाख की चूड़ियां बनाने का जो पेशा था, जो कार्य था, वह बदलू को विरासत में प्राप्त हुआ था और वह इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था कि उसकी बनाई हुई चूड़ियां जो है वो तुरंत बिक जाती थी। और उसी के गांव की स्त्रियां ही नहीं बल्कि आसपास के गांव की
की जो स्त्रियां होती थी वो भी उससे चूड़ियां ले जाती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के बदले में पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बच्चों, वस्तु विनिमय होता है जिसमें हम किसी वस्तु के देने पर हमें वस्तु ही प्राप्त हो, मतलब आदान प्रदान। कि हमने मान लो जैसे गांव में कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, एक कुम्हार है और एक खेती करने वाला किसान है। तो कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन उस किसान को दिए और किसान ने मिट्टी के बर्तन के बदले उसे पैसे ना दे करके उसके पास जो भी अनाज है, चाहे दाल हो, चावल हो, जो भी हो, उसने उसके मिट्टी के बर्तन के बदले में उसे अनाज दे दिया। तो ये हुआ वस्तु विनिमय, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान। जो ऐसी वजह से आजकल होता है कि हम कोई वस्तु जो है वो खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन पहले क्या होता था, या अभी भी बहुत आप देख सकते हो, बहुत कुछ गांव में अभी भी ये प्रथा प्रचलन है कि वहां पे लोग जो है वो किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो बदलू भी पैसे नहीं लेता था, उसके बदले में लोग उसे अनाज दे दिया करते थे और वो चूड़ियां लेते थे और बदले में उसे अनाज दे दिया करते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। बच्चों, बदलू काका जो थे, लेखक बोल रहे हैं कि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा सीधे थे। उनको कभी भी लेखक ने किसी से लड़ते झगड़ते या तू मैं करते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन जब शादी विवाह का अवसर आता था तो उनका एक जिद्दी स्वभाव जो है वो सामने आ जाता था कि जीवन भर चाहे वो अपने जो लाख की चूड़ियां हैं वो कोई उनसे मांगे तो वो मुफ्त में भी उनको वो दे देते थे, परंतु जब किसी विवाह के अवसर पर वह लाख की चूड़ियां बनाते थे, सुहाग का जोड़ा बनाते थे, तो वह अपनी सारी कसर निकाल लिया करते थे, क्योंकि सुहाग के जो चूड़ियां होती हैं उसका महत्व भी अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसका अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। लेखक बोल रहे हैं कि एक घटना है जो उनको याद है कि उनके मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी और उस शादी में बदलू काका जो है वो थोड़ी से बात पे बिगड़ गए थे और उस समय उनको मनाने में मतलब लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब बहुत मुसीबत से वो माने थे, बहुत मुश्किल हुई उनको मनाने में। और विवाह के समय में बदलू काका जो है वो उनके लाख की चूड़ियों का जो मूल्य है वो इतना अधिक बढ़ जाता था कि वो उनकी जो घरवाली थी, उनकी जो पत्नी थी, उसके लिए वो वस्त्र लेते थे, ढेर सारा अनाज उनको मिलता था और साथ ही साथ वो अपने लिए पगड़ी भी उनको मिला करती थी और इन सब वस्तुओं के अलावा पैसे जो उनको मिलते थे सो अलग से मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। लेखक कह रहे हैं कि पूरे संसार में अगर बदलू को किसी भी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां, क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, उनके जीवन निर्वाह का जो साधन था वो लाख की चूड़ियां था। तो वो किसी भी स्त्री के हाथ में या गांव की स्त्री के हाथ में अगर कांच की चूड़ियां देख लेते थे
तो वो बहुत चिढ़ जाते थे, उनको बहुत गुस्सा आता था और इतना गुस्सा आ जाता था कि वो कभी कभी तो 2-4 बातें भी उनको सुना दिया करते थे वो अंदर ही अंदर घुटते थे। उनको तकलीफ होती थी अगर वो गांव में किसी भी स्त्री को कांच की चूड़ी पहनता हुआ देखते थे। तो बच्चों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मशीनी युग ने किस तरीके से बदलू को प्रभावित किया। हम अपने तीसरे वीडियो में इसके आगे शुरू करेंगे।